नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की हेडलाइंस। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक से डिब्बों को हटाने का काम जारी। शाम तक रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने की उम्मीद। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। संसद में बने कानूनों की जांच का राज्य सरकारों को नहीं है संवैधानिक अधिकार। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। संविधान के उल्लंघन और अपमान का लगाया आरोप। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आज स्वीकार करेंगे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। संबोधन के साथ ही खत्म होगा 4 दिन का नेशनल कन्वेंशन। वहीं बराक ओबामा ने कहा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करें बाइडेन। केरल, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। कोंकण, गोवा, आंध्र और छत्तीसगढ़ में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और खेल की खबरों में महिला एशिया कप की आज से श्रीलंका में होगी शुरुआत। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की चुनौती। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। गोंडा के झिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। शेष लोगों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। रेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रेलवे ट्रैक से डिब्बों को हटाने का काम कर रहे हैं। डिब्बों को हटाने के बाद रेलवे ट्रैक को सही करने का काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि शाम तक रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। वहीं बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन में गुरुवार का दिन सबसे खराब रहा, जब ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्रों की सशस्त्र पुलिस के साथ झड़प में 13 लोग मारे गए। तो वहीं पिछले 1 हफ्ते में लगभग 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। फिलहाल उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी ढाका में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। बांग्लादेश के तनावपूर्ण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ढाका में
भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्रों ने 5 जून के उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए माहौल बिल्कुल चरम पर है। विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पहुंच गए हैं और आज ही उनका संबोधन भी होगा। दरअसल ट्रंप आज अपने संबोधन में पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में औपचारिक उम्मीदवारी स्वीकार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये दबाव बढ़ने लगा है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करें। इन सब के बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी ये कहा कि बाइडेन अपनी दावेदारी पर पुनर्विचार करें। ओबामा और पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर चिंता जताते हुए बाइडेन को पीछे हटने के लिए कहा है। इन दोनों नेताओं ने आगाह किया कि अगर बाइडेन ऐसा नहीं करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी सदन में नियंत्रण हासिल करने की क्षमता खो सकती है। सूत्रों के अनुसार पेलोसी ने बाइडेन से यह भी कहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को शायद हरा नहीं सकते। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी ट्रंप को हराएंगे। दरअसल बाइडेन की उम्र इस बार बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और वो कोविड-19 से भी संक्रमित हो गए हैं। हल्के लक्षणों के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर अपना अभियान रोकना पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब मौसम की। दरअसल मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। राज्य में कन्नूर सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। जिले में छोटे बांधों के शटर भी खोल दिए गए हैं, जिससे नदियां उफान पर हैं। जिले में कई छोटे शहर और गांव बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दाम्बुला में आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया हाल ही में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में दमदार जीत हासिल की थी। ऐसे में अब मौका है कि हरमनप्रीत की कप्तानी भारतीय टीम महिला एशिया टीम कप में भी अपना कमाल दिखाएगी। उधर प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज नेपाल और यूएई की टीम भी आपस में भिड़ेंगी। ग्रुप चरण में भारत 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल के साथ मैच खेलेगा। प्रतियोगिता का फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।